अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। यूक्रेन रशिया के बाद एक नया जो है इंटरनेशनल संकट खड़ा है, वो है चाइना और ताइवान के बीच में। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पहले ही पूरी तरीके से डूब चुकी है और देश के अंदर भी इन्फ्लेशन की जो हालात है, महंगाई दर की जो हालात है, वो कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं है। वो आरबीआई के एक्सेप्टेबल 4% के लेवल से लगभग डबल चल रही है। ऐसी स्थिति में जहां पर देश में लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से टेंशंस बनी हुई है, एक कंज्यूमर जिसने पहले से ही लोन लेके रखा हुआ है वो क्या करे कि वो उसके ब्याज के खर्चों में जो है पहले से वो कुछ नियंत्रण कर पाए। एक व्यापारी जो नया उद्योग धंधा लगाने वाला है या नया कर्ज लेने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो अंक में हम इसी सब चीजों के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप इंटरटेनमेंट के अलावा इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता। देश के अग्रणी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 4 महीनों में तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार ये बढ़ोतरी उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट से की है। इस बढ़ोतरी के पहले इस देश में रेपो रेट की दर 4.90% हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 5.40% हो गई है। दोस्तों, ये 5.40% की जो रेपो रेट की दर है वो कोरोना काल के पहले की अपनी उच्चतम दरों के बराबर आ चुकी है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माने तो इस बढ़ोतरी के पीछे और ब्याज दरों में लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के पीछे का जो सबसे मुख्य कारण है वो देश में बेलगाम होती महंगाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रैल 2022 में देश में महंगाई दर 7.79% तक पहुंच गई है, जो आरबीआई के एक्सेप्टेबल 4% के लेवल से लगभग डबल है। लोगों के पॉकेट से चीजें जो है बाहर निकलती चली जा रही है। बेसिक चीजों के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो है लोगों के कंट्रोल के बियॉन्ड जा रही है और लोगों को बड़ी समस्या हो रही है इस महंगाई में अपने घर के बजट को मेंटेन करने में। और उसके ऊपर लगातार बढ़ती हुई ब्याज दरें उन लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनती चली जा रही हैं जिन्होंने पहले से ही जो है कोई कर्ज लेके रखा हुआ है, जैसे होम लोन, कार लोन, ऐसे बहुत सारे कर्ज। दोस्तों, कोरोना काल के समय जब देश में पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, जब उद्योग धंधे, स्कूल, कॉलेज सब चीजें पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, तो उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी कि कोरोना काल के तुरंत बाद किस तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आया जाए। यही एक कारण था कि उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार ब्याज दरों में जो है कटौती की थी। कारण उसके पीछे सिर्फ एक ही था कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो सबसे मुख्य संसाधन था वो संसाधन था मार्केट में अधिक से अधिक मात्रा में पूंजी की उपलब्धता कराना, और वो भी सस्ती दरों पर उपलब्धता कराना। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार ब्याज दरों में कटौती की। साथ ही साथ सरकार ने वो सारे मेजर्स लिए जिसके माध्यम से मार्केट में पैसे की उपलब्धता, लिक्विडिटी जो है, पूंजी की तरलता जो है वो मेंटेन हो सके। दोस्तों, मोदी जी का 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक पैकेज तो आपको याद होगा। ये पैकेज इसीलिए लिया गया था ताकि मार्केट में पूंजी की उपलब्धता बहुत तेजी से कराई जाए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों में कटौती इसलिए कर रहा था ताकि वो पूंजी जो मार्केट में उपलब्ध हो रही है उसकी वो जो है सस्ते से सस्ते दरों में प्रोवाइड की जाए। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे जीएसटी के रिटर्न्स को उसने कई तिमाहियों तक आगे बढ़ा दिया था ताकि वो पैसा व्यापारियों के पास रहे और वो जो है उद्योग धंधों पे लगे और फिर से जो है उद्योग और व्यापार फिर से चालू हो सके। कंज्यूमर के पास पैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे ताकि वो अधिक से अधिक स्पेंडिंग करे और डिमांड मार्केट में जनरेट हो और फिर से जो है व्यापार का पहिया चालू हो जाए। इसके लिए पेंशन फंड से विड्रॉल के बहुत सारे नियम इन शर्तों को ढीला किया गया। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स सरकार की तरफ से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए जिससे मार्केट में अधिक से अधिक मात्रा में जो है पूंजी की उपलब्धता हुई और सस्ती दरों पे उपलब्धता हुई और देश में इकोनॉमी का पहिया फिर से पटरी पर आने लगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल भारत सरकार ने इस तरह के मेजर्स लिए। दुनिया के सारे बड़े देश जो हैं उन्होंने मार्केट में पूंजी को बढ़ाए रखने के लिए बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए। अमेरिका ने तो नई करेंसी तक को जो है रिकॉर्ड लेवल पे छापा। जितने भी डेवलप्ड कंट्री थी, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी, यहां तक कि चाइना, जापान, ब्रिटेन, इन सारी कंट्रीज ने मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसे बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। तो भारत सरकार का कदम जो है इंटरनेशनल लेवल पे लिए जाने वाले कदमों के बराबर ही था। दूसरे
जिस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जा रही थी और कर्जों को जो सस्ता किया जा रहा था, उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को ये चीज पता थी कि लगातार और अधिक से अधिक मात्रा में मार्केट में लिक्विडिटी जो है महंगाई को एक एक्सेप्टेबल लेवल से बियॉन्ड लेकर चली जाएगी। मगर उस वक्त सरकार के सामने और आरबीआई के सामने जो मुख्य चुनौती थी वो किसी भी तरीके से लोगों के उद्योग धंधों को, लोगों के व्यापार को जो है फिर से पटरी पर लाने की थी, देश की अर्थव्यवस्था को फिर से चलाने की थी और अर्थव्यवस्था के पहिए को फिर से घुमाने की थी। वो सबसे मुख्य चुनौती थी, इसी वजह से ये सारे मेजर्स लिए गए। लेकिन अब जबकि देश में पूरी की पूरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ चुकी है, सारे उद्योग धंधे अच्छी तरीके से चलने लगे हैं, लोग जो है फिर से जो है अपने काम पर लौट चुके हैं। सो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो दूसरी है वो है कि वो महंगाई को जो है नियंत्रित किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि लोगों की स्पेंडिंग जो है वो एक रीजनेबल लेवल पर हो सके और लोगों के पॉकेट से बाहर जो है जो बेसिक चीजें हैं वो कम से कम ना जाए। यही एक रीजन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता चला जा रहा है। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि रेपो रेट में जो लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, तो पहले तो हम ये समझ लें कि रेपो रेट होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम और आप, अगर हमको आपको पैसे की आवश्यकता होती है तो हम बैंकों के पास कर्ज लेने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर बैंकों को पैसे की आवश्यकता है तो वो कहाँ जाए? उसके पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जिसमें से दो जो मुख्य संसाधन है वो है पहला मनी मार्केट और दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेना। अब अगर मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में आते हैं और जिनके पास सरप्लस फंड होता है वो उन इंस्टीट्यूशंस को कर्ज के तौर पर पैसा देते हैं जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस डेफिसिट ऑफ फंड में रहते हैं। अब मनी मार्केट की पूरी डिटेल जो है वो हम किसी और वीडियो में उसकी चर्चा कर लेंगे। अब बैंकों के पास जो दूसरा जो मुख्य ऑप्शन रहता है वो रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है कर्ज लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी कर्ज बैंकों को देती है उस पर वो एक निश्चित दर से जो है ब्याज वसूलती है और ब्याज वसूलने की यही दर रेपो रेट कहलाती है। सो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास जो कर्ज मिलने वाला है, यानी बैंकों के पास जो पूंजी है उसकी लागत पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, बैंकों को मिलने वाला कर्ज पहले से ज्यादा महंगा हो जाएगा। और इसका फर्क इंड यूजर पे ये होगा कि बैंक जो लोन इंडिविजुअल को देने जा रहे हैं, उद्योग धंधों को देने जा रहे हैं, पब्लिक को देने जा रहे हैं, वो कर्ज भी लगातार महंगे होते चले जाएंगे। एक नॉर्मल कैलकुलेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति जिसने 50 लाख रुपए का होम लोन 20 सालों के लिए लेकर रखा हुआ है, उसके होम लोन में जो है करीब करीब 18 किस्तें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, यानी वो 20 साल का जो लोन है लगभग 22 साल तक कन्वर्ट हो जाएगा। सो वो पैसा जो है बैंकें जो है महंगे रेट पे पब्लिक को, आम पब्लिक को देंगी तो वो कर्ज लगातार बढ़ता चला जाएगा। बट इसका एक दूसरा साइड इंपैक्ट है। दूसरा साइड ये है कि जिस तरीके से बैंकें जो है कर्ज में जो है कर्ज को महंगा करेंगी, उसी तरीके से बैंकें जो एफडी मार्केट से ले रही हैं उस पर इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाएंगी। तो इसका फायदा दो तरफ से होगा। लिक्विडिटी इसके, और उसको समझने से पहले मैं लिक्विडिटी का एक आंकड़ा आपसे शेयर कर लेना चाहता हूं कि अप्रैल मई 2021 में मार्केट में यानी बाजार के अंदर 6,70,000 करोड़ का जो है पूंजी जो है मार्केट में अवेलेबल थी, जो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लगातार कर्जों को महंगा करने वाले स्टेप्स को और सरकार के बहुत सारे स्टेप का रिजल्ट ये है कि आज की डेट में मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो 3,80,000 करोड़ की बची। यानी पिछले एक सालों में आरबीआई ने देश से करीब करीब 2,90,000 करोड़ रुपए, यानी करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जो है मार्केट से जो है बाहर की है। अब इसका पूरा जो है इंपैक्ट किस तरीके से पड़ने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज है कि बैंकें जो है एफडी पे रेट बढ़ाएंगी, तो बहुत सारे लोग जो है जिनके पास पैसा अवेलेबल है एफडी में जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग एफडी में ज्यादा ब्याज दरें मिलेंगी तो वो लोग पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। तो पहले की तुलना में लोग ज्यादा एफडी करेंगे, तो बैंकों के पास जो पैसा है वो पब्लिक के पास से पैसा आ जाएगा। तो वो पब्लिक के पास पैसा कंज्यूमर ड्यूरेबल से ऐसी चीजें जो कि आवश्यक नहीं है उस पर ना खर्च होकर वो एफडी में आएगा। अब देखो, हमारे पास अगर पैसा है, सरप्लस में पैसा, तो या तो हम उसे खर्चा करेंगे या तो हम उसको अपने फिक्स डिपॉजिट है बाकी चीजों में लगाएंगे। अब चूंकि फिक्स डिपॉजिट में जो है कि पहले से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो अब लोगों का रुझान थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। तो पहले अगर 100 लोग एफडी में इन्वेस्ट करने वाले होंगे तो अब कम से कम 110 लोग तो एफडी में इन्वेस्ट ही करेंगे। तो बैंकों के पास एफडी के रूप में पैसा आएगा। अब बैंकों को बहुत ज्यादा आरबीआई से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज जो है, कर्ज महंगा हो जाएगा तो कर्ज केवल क्या कहते हैं उद्योगों के लिए नहीं, कर्ज महंगा होगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए भी महंगा होगा। लोग फ्रिज, टीवी, मोबाइल ये जो खरीद रहे हैं इनके लिए भी महंगा होगा, जो घर बना रहे हैं इनके लिए भी महंगा होगा, तो जो कार खरीद रहे हैं इनके लिए भी महंगा होगा। तो पहले अगर 100 लोग जो है वो लोन लेने के लिए तैयार थे, तब हो सकता है उसकी जगह जो है 90 लोग ही वो लोन ले। तो
जिनको एक्चुअल में उस लोन की आवश्यकता होगी वही उस लोन मतलब वो उन चीज़ों पे जो है लग्जरी चीज़ों पे खर्च करेंगे या वो स्पेंडिंग को करेंगे। तो कुछ समय के लिए कुछ जगह पे डिमांड कम होती चली जाएगी। चूंकि डिमांड कम होती चली जाएगी तो इंडस्ट्री में जो सप्लाई है चीज़ों की, अब जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो बहुत सारे फ्लैट्स बना के कोई कंपनी अगर रखी हुई है और अगर उसके 100 फ्लैट्स के अगेंस्ट में 100 लोगों की डिमांड है, 110 लोगों की डिमांड है, तो शायद रेट उतने डाउन ना हो। लेकिन अगर 100 फ्लैट्स के अगेंस्ट में अगर डिमांड केवल 70 लोगों की है, केवल 70 ही लोग घर खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट वालों को अपने रेट डाउन करने पड़ेंगे। तो चूंकि महंगा कर्ज हो रहा है तो बायर्स कम होंगे और धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं डिमांड कम होगी, और डिमांड जब कम होगी तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा महंगाई दर में कंट्रोल होगा। दूसरा, बैंकों के पास पैसा एफडी और डिपॉजिट्स के रूप में आएगा, तो आरबीआई से कम कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मार्केट का पैसा मार्केट में ही घूमने लगेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नया पैसा मार्केट में फ्लोट करने की आवश्यकता नहीं होगी, पब्लिक का ही पैसा आएगा और पब्लिक को ही लोन के तौर पर दिया जाएगा। सरप्लस फंड ही बैंकों के पास आएगा और वही पैसा जो है क्या कहते हैं फिर से मार्केट में चला जाएगा। जो लोगों को एक्चुअल में घर की आवश्यकता होगी वही करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बाकी लग्जरी आइटम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिर्फ अपने क्या कहते हैं लग्जरी लाइफ को बढ़ाने के लिए, लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए, वो भी कुछ हद तक अपनी जो है डिमांड कुछ दिन के लिए टालेंगे। तो इस तरीके से देश में महंगाई दर कंट्रोल होगी और यही एक रीजन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार ब्याज दरों में जो है बढ़ोतरी करता चला जा रहा है, क्योंकि उसको जो है महंगाई दर को कंट्रोल करना है। सो ओवरऑल अभी तक हम ये समझ पाए होंगे कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में लगातार लिक्विडिटी बढ़ाई, क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत के दिनों में जो है जब लिक्विडिटी बढ़ा रही थी और ब्याज दरों में कटौती कर रही थी तो उस वक्त जो है उसने महंगाई पर क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों अब आरबीआई का मुख्य गोल जो है देश में जो है महंगाई दरों को कंट्रोल करना है, और यही एक कारण है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही है। अब यहाँ पे 2-3 प्रश्न उठते हैं। पहला ये कि वो लोग जो पहले से ही कर्ज लेके बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहले से ही होम लोन लेके रखा हुआ है, अभी वो क्या करें, क्योंकि कर्ज जो है वो पहले से महंगा होता चला जा रहा है। अगर 50% की भी 50 पैसे की बढ़ोतरी, यानी कि अगर किसी ने 50 लाख रुपए का लोन 7.5% की दर पे लिया हुआ है और अब अगर उसका जो ब्याज है बढ़ के 8% हो जाता है, 20 साल के लिए अगर उसने लोन लेके रखा हुआ है, तो मोटा मोटा अगर आप उसको चेक करेंगे तो करीबन 18 महीने की इंस्टॉलमेंट उसकी और बढ़ जाएगी, यानी 20 साल का लोन बढ़कर जो है उसका जो है अब 22 साल का हो जाएगा, जो एक बहुत ही जो है एक आम उपभोक्ता के लिए बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं नुकसान है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो देखें, बढ़ती हुई ब्याज दरों में जो है कंज्यूमर के पास जो है बहुत ज्यादा ऑप्शंस तो नहीं रहते। पहला ऑप्शन जो रहता है वो है कि भाई ईएमआई, मान लीजिए 30,000 रुपए की आपकी ईएमआई है तो ईएमआई सेम रहेगी और बैंकें क्या करते हैं आपका टेन्योर बढ़ा देती हैं, तो 20 साल का जो लोन है वो 22 साल का कर देंगे। ठीक, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि भाई चूंकि टेन्योर बढ़ेगा और ब्याज का जो खर्चा है वो समय के साथ रहता है, जितना ज्यादा समय तक आपके पास जो है बैंकों का पैसा रहेगा उतना ज्यादा समय तक आपको जो है आपकी ब्याज की लागत आपकी बढ़ती चली जाएगी। सो आपको क्या करना है कि अगर आप 30,000 रुपए की ईएमआई दे रहे हैं और अगर 30 की जगह आप 33,000 रुपए की ईएमआई भर सकते हैं, तो आप बैंकों के पास जाइए और उनसे बोलिए कि भाई अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो मेरा टेन्योर मत बढ़ाइए, उसकी जगह पर मेरी ईएमआई की अमाउंट बढ़ा दीजिए। तो होगा इससे ये कि आप थोड़ा पैसा ज्यादा जमा करते चले जाएंगे किस्त दर किस्त, तो आपका टेन्योर नहीं बढ़ेगा और आपका जो 18-19 महीने की जो आपको एडिशनल ईएमआई देनी पड़ेगी वो ईएमआई आपकी जो है हो सकता है 4 या 5 जो है ईएमआई ही आपको ज्यादा देनी पड़े। तो आप टेन्योर की जगह पर आप जो है बैंकों से रिक्वेस्ट करिए कि ईएमआई की अमाउंट, अगर आप ज्यादा ईएमआई भर सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा सकते हो, तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट करिए कि भाई मेरा ईएमआई का अमाउंट बढ़ा दीजिए, मेरा टेन्योर मत बढ़ाइए। अब दूसरी बात, बहुत सारे व्यापारी हैं जो कि या दुकानदार हैं जो कि क्या कहते हैं नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं या कुछ रिटेलिंग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और अगर वो बैंकों से कर्ज लेकर वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर वर्तमान की जो कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से जिस तरीके से इंटरनेशनल क्राइसिस भी चल रही है, श्रीलंका की ऑलरेडी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डूब चुकी है। अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देश में अगर बात करें तो पाकिस्तान की भी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल नहीं रही है। उसके बाद चाइना की बात की जाए तो चाइना ताइवान में टेंशन बनी ही हुई है। उसके बाद रशिया और यूक्रेन, वो ऑलरेडी जो है वो समस्या जो है अपने सबके सामने है। सो इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो क्रूड प्राइसेस जो हैं वो भी स्टेबलाइज नहीं होते हुए दिख रहे हैं। साथ में अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है हमारे पड़ोसी देशों के साथ भी जो हमारा व्यापार हो रहा है तो वो देश भी बहुत ज्यादा मजबूत इकोनॉमिकली दिख नहीं रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगले आने वाले कुछ समय तक ब्याज दरों में अगर कुछ घटौती होगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। और
इस वजह से अभी की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि अगर आप कर्ज लेकर किसी भी तरीके से कोई एक्सपांसन करने वाले हैं तो कम से कम 8 से 9 महीने और 1 साल कम से कम आपके लिए जरूरी है कि आप वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। थोड़े दिन रुकिए, जितना आपका जो व्यापार है आप उसी लेवल पे उस व्यापार को बढ़ाते चले जाइए। अगर आप कर्ज लेकर नया एक्सपांसन कर रहे हैं तो उसके लिए तो भैया आपको कम से कम 8 महीने से 1 साल रुकना चाहिए। सो ओवरऑल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो रहेगी। मैं इसके अगले वीडियो में जो है मैं इस बारे में बहुत अच्छे मतलब विस्तार से चर्चा करूंगा कि भैया ये आरबीआई का जो कदम है वो कदम बार बार ब्याज दरों को जो बढ़ाने का कदम है कितना ज्यादा इकोनॉमी के लिए फायदा रहेगा। ये बात तो सही है कि भैया इन्फ्लेशन में कंट्रोल आएगा, लेकिन क्या पूरी तरीके से इन्फ्लेशन सिर्फ ब्याज दरों को बढ़ाने से कंट्रोल में आ जाएगा? और अगर लगातार ब्याज दरें बढ़ती चली गई तो क्या हमारी इकोनॉमी में उसका जो है ग्रोथ पे और जीडीपी पे उसका निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में पूरे विस्तार से करूंगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप बड़े आराम से जाइए, आपको पता है आपको क्या करना है कि भैया लाल बटन दबाइए सब्सक्राइब का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगी।